क्या आपको पता है कुछ अजीब चीजें हैं जो जिंदा भी नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमारे सेल्स को कंट्रोल कर लेती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्राइम्स। तो इस चैप्टर में आप जैसा देख सकते हैं कि ये इसका लास्ट पार्ट है और ये एक ज्यादा लंबा पार्ट नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो साल था 1892। एक रशियन साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोव्स्की। उन्होंने एक अजीब बीमारी देखी थी टोबैको प्लांट्स में। लीव्स पे कुछ पैटर्न बन रहे थे जैसे मोज़ेक डिजाइन। उन्होंने सोचा शायद कोई बैक्टीरिया है जो ये डिजीज फैला रहा है, पर उन्होंने जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से सॉल्यूशन को फिल्टर किया तो सरप्राइज, फिल्टर्ड सॉल्यूशन ने भी हेल्दी टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। मतलब कुछ तो है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है पर डिजीज स्प्रेड कर रहा है। उन्होंने उसे कहा इन्फेक्शियस पॉइजन या वेनम। फिर आए 1898 में एम.डब्ल्यू. बिजर, एक डच साइंटिस्ट। उन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट में डाला और वो भी बीमार हो गया। तब बिजरनिक ने इस स्ट्रेन चीज को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये वर्ड था वायरस का जन्म। लेकिन वायरस दिखता नहीं था, ना ही उसकी स्ट्रक्चर समझ में आई थी। तब तक आया 1935 जब साइंटिस्ट डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और दिखाया कि वायरस एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वायरस सिर्फ होस्ट के अंदर ही एक्टिव होता है, बाहर वो क्रिस्टल की तरह होता है। तो हम बोल सकते हैं सिर्फ होस्ट के अंदर ही एक्टिव होता है, इसलिए इट इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। और बाहर वो क्रिस्टल की तरह होता है, तो वो इनर्ट आउटसाइड द होस्ट। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो आप इनको ऐसे ही याद रखोगे। तो दोस्तों, ये था वायरस का ओरिजिन का सफर, जहां हमने देखा कि एक कैसे इनविजिबल एनिमी ने बायोलॉजी की डेफिनेशन को ही चैलेंज कर दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स वायरस, वायरॉइड्स और प्राइम्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अ वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बहुत ही जल्दी फैल जाता है, इज इन्फेक्शियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब वायरस जो है वो कुछ डिजीज कॉज करता है। अब उन डिजीज के नाम जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये हमें याद रखने, और कई बार तो इसी पे एमसीक्यू बन जाता है कि बताओ जरा कि कौन से इनमें से हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल। तो आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला है मम्प्स, दूसरा है स्मॉल पॉक्स, तीसरा है हर्पीज, फिर नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा एंड द मोस्ट ड्रेडेड वन एड्स, है ना। एड्स तो खैर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, अब ये तो मतलब ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो गए जो एनिमल्स में, ह्यूमंस में होते हैं। अब ऐसे भी दिए हुए हैं जो कि प्लांट्स में भी ये डिजीज कॉज करते हैं। अब प्लांट्स में जो ये डिजीज कॉज करते हैं उसका नाम है, जैसे कि अभी सबसे पहले हमने टबैको की बात कर रहे थे, तो मोज़ेक फॉर्मेशन ये कर देता है ना। लीफ रोलिंग करता है, लीफ रोलिंग या फिर कर्लिंग, है ना। या फिर लीव्स में येलोइंग कॉज कर देता है, ठीक है। तो ये बीमारियां वायरस कॉज करता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब एक चीज यहाँ पे वायरस के बारे में बता रखी है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है ना। पर अब कुछ कॉमन सी चीजें देखी गई हैं कि जैसे कि अगर कुछ वायरस जो है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो ज्यादातर कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस होता है। मतलब उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर ऐसे हैं जो एनिमल्स को कॉज करते हैं डिजीज, वो कौन से होते हैं ज्यादातर, वो सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है।
मतलब आरएनए में वो कैसे भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, बट डीएनए उसके पास डबल स्ट्रैंडेड होगा, मतलब इनमें से कुछ भी इसके पास हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वैसे आपको पता होगा वो क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफाजेस, इनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजेस। ओके, अब ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरीके का होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपको ये याद रखना है एज इट इज कि प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ओके, तो ये चीजें हो गई हमारी वायरस के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। ओके, देखो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे एक एक लाइन नहीं लिख रही हूँ, बट वो चीजें लिख रही हूँ जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1971 में टी.ओ. डाइनर, कौन, टी.ओ. डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था। अब इन्होंने बताया कि भाई ये जो है वायरॉइड जो है ये फ्री आरएनए होते हैं, मतलब इनके पास तो प्रोटीन कोट भी नहीं होता, जैसा कि वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है अपना, बट वायरॉइड्स के पास वो भी नहीं होता। इस वजह से इनके पास तो सिर्फ आरएनए रह गया, और इस वजह से ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, मतलब इनका वेट और भी ज्यादा वायरस से भी कम होता है। ठीक है, अब ये एक बीमारी कॉज करते हैं जिस बीमारी का नाम आपको याद रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एक वायरॉइड कॉज करता है। नेक्स्ट इज प्राइन। अब प्राइन की बात करते हैं हम। तो प्राइन्स में, प्राइन्स होते क्या हैं, तो प्राइन्स होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, मतलब भाई ये सिर्फ प्रोटीन है जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये एक बीमारी कॉज करते हैं जिसको मैं शॉर्टली लिख देती हूँ BSE, और अब इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं जिसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। क्या है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। अच्छा, अब इसी को ही कैटल में जब ये होती है तो हम उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज इन कैटल। और इसी का ही सेम वर्जन जो कि ह्यूमंस में होता है जिसको हम बोलते हैं CR जेकब डिजीज। ओके, तो CR जेकब डिजीज जो है वो किस में होता है, ह्यूमंस में होता है, तो हमें याद रखना एक तरीके से इसका एनालॉग है। ऑल राइट, अब इसके बाद एनसीईआरटी में बात करी गई है हमारे लाइकन्स की। अब लाइकन्स तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि लाइकन क्या है, एक फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है, फंजाई का और एल्गी का। जब तुम इनको मिला देते हो तो ये बन जाते हैं लाइकन, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अब आपको पता होगा कि ये क्या मतलब एक दूसरे को देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जिसमें एक दूसरे को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं। तो फंजा यहाँ पे एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और एल्गी उसके बदले में उसको फूड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो मतलब लाइकन एक ऐसा हिस्सा है जो कि फंजाई से मिलकर के भी बना है और हमारा एल्गी से मिलकर के बना है। तो जो हमारा फंगल कंपोनेंट होता है, तो फंगल कंपोनेंट को हम बोलेंगे माइकोबाइंट, और जो हमारा एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबाइंट। अब लाइकन की एक बड़ी ही खास बात है, वो क्या है कि ये हमारा एक बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है ये हमारा एक बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होगा ये वहां पे ग्रो नहीं करता। मैंने क्या बोला, जहाँ पे पॉल्यूशन होगा ये वहां पे ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ये कौन से पॉल्यूशन को डिटेक्ट करता है, तो ये SO2 को डिटेक्ट कर लेता है इजीली। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ कि अगर पूछा जाए कि ए सेल्यूलर फॉर्म्स कौन से हमारे, ए सेल्यूलर फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए कि एक सेल हम किसको बोलते हैं। तो ए सेलुलर मतलब जो एक सेल भी नहीं है, तो उसमें यही सब चीजें आ जाती है, वायरस, वायरॉइड्स एंड हमारे लाइकन। ओके, तो ये हमारी ए सेलुलर फॉर्म्स हो जाती है, और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये
चैप्टर मैंने जिस तरीके से कवर कराया है वो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चे जिनको भी आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा, आप प्लीज़ उनसे शेयर करो, मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।